ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. तो या तो उसे आंसर पता है या तो वो गेस करता है। If 3/4 is the probability that he knows the answer, तो probability that he knows the answer को हम ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, probability that he knows the answer को हम ऐसे लिख लेते हैं कि probability that he knows the answer, ठीक है, is what 3/4, and he probability that he knows the answer, and 1/4 is the probability that he guesses the answer. ठीक है, तो probability that he guesses the answer is 1/4. ठीक है, तो either he knows or he guess. So assuming that a student who guesses the answer will be correct with a probability 1/4. ठीक है, अच्छा, probability that the answer is correct when the student guesses the answer is 1/4. ठीक है, आपको बात समझ आई? ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को। Assuming that a student who guesses, तो हमें पहले ही दिया हुआ है कि स्टूडेंट गेस कर रहा है आंसर और वो आंसर करेक्ट हो जाता है, एंड द आंसर विल बी करेक्ट with the probability 1/4. तो इसका मतलब क्या हुआ कि probability that the answer is correct when the student guesses the answer is 1/4. ये बात अच्छे से समझ आ गई? Probability of C/G, probability that the answer is correct when the student guesses the answer is 1/4. और बेटा probability, ठीक है, when the answer is correct when the student knows the answer is, कौन बताएगा ये? जब वो पहले से जानता है आंसर, तब आंसर के करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1। अगर आप पहले से आंसर जानते हैं तो आंसर के करेक्ट होने के चांसेस जाहिर सी बात है 100% होंगे, क्योंकि आपको पता है आंसर, आप गेस नहीं कर रहे हो। अगर आप गेस कर रहे हो तो करेक्ट होने के चांसेस 3/4 होंगे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अब हमें करना क्या? दिस इज ऑल गिवन। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर when we know that the answer is correct. इसकी निकाल दी probability of K when C has already happened, when the answer is already correct. Then what is the probability that the answer is known by the student? The student knows the answer. तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इसमें आप E1 E2 भी ले सकते थे, लेकिन हमने इस तरह से ले लिया है जो जाना पहचाना टाइप के सिंबल्स हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिखते थे probability of K, जो ऊपर वाला है, ठीक है, डॉट फिर इसका रेसिप्रोकल C/K, ठीक है, अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ K डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ C/K। दिस इज हाउ यू विल डू इट इन योर CBSE एग्जाम्स। ठीक है, आप वहां पे E1 E2 भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी या तो नो कर रहा है या तो फिर गेस करेगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस डॉट प्रोबेबिलिटी that the answer is correct when the student guesses the answer। ठीक है, इस चीज को अभी हम और रिफाइंड वे में समझते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं what is the probability that student knows the answer given that the answer is correct। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, जैसे आप काम करते हैं एग्जाम्स में। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं आपकी, ठीक है, हम बेस थ्योरम के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय बेस थ्योरम, पहले बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से करते हैं। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक, आपको क्या यहाँ पे देखो क्या करना है बेसिकली, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly। तो स्टूडेंट को आंसर पता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हमें ये पता चल जाए कि स्टूडेंट जो है आंसर करेक्टली दे रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हमें क्वेश्चन को मतलब करेक्ट करने हमें जो दिया गया है कि स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, तो हम पहले ये निकालते हैं कि स्टूडेंट का आंसर करेक्ट कब हो सकता है। स्टूडेंट का आंसर करेक्ट तब हो सकता है जब वो गेस करे तब करेक्ट हो जाए, या फिर जब वो आंसर जानता हो तब वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर गेस करेगा तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और अगर वो जानता है तो आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, ओके, तो ये है दोनों करेक्ट होने के आंसर। अब देखो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और आप आंसर दे रहे हो, तो आप दो चीजों में से कोई एक चीज करेंगे, या तो आप गेस करेंगे या तो आप आंसर जानते होंगे। ठीक है, आपको आंसर देना ही देना है, तो या तो आपको गेस करके देना है या तो आप जानते होंगे तो आप दे देंगे। ठीक है, और आंसर सही हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल 1 है,
क्योंकि आपको पता ही आंसर ये है, आपको पता है 100% आंसर ये है, तो आंसर तो सही होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन, अपने आंसर को गेस करते हैं, तो वहां पे करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी करेक्ट हो सकता है। करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो देखो, आप या तो गेस करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग, आप गेस कर रहे हैं भाई, है ना, और उसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट व्हेन यू गेस द आंसर। ये बात समझ में आई? ठीक है, या तो आप गेस करोगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो पहले गेस करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेस द आंसर, ठीक है, एंड डॉट एंड द आंसर इज करेक्ट, और व्हाट कैन हैपन, द प्रोबेबिलिटी दैट यू नोज द आंसर, हो सकता है आपको आंसर पता हो, एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन द आंसर इज करेक्ट व्हेन यू नो द आंसर इज 1। तो मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने बात की, ये बात, ठीक है, मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं कि आपका आंसर कितने तरीकों से करेक्ट हो सकता है। आप या तो आंसर गेस करेंगे तो करेक्ट हो जाए आपका आंसर, या तो आप आंसर जानते हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाए। ये दो केसेस हो सकते हैं, आप गेस करेंगे उसमें आंसर करेक्ट होने के चांसेस, एंड आप जानते हैं और उसमें करेक्ट होने के चांसेस, दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, है ना। तो इधर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन। मुझे बताओ ये बात समझ में आई? दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर विल बी करेक्ट इन द टोटल वेज। ठीक है, टोटल वेज में सिर्फ दो ही वेज हैं, या तो आप जानते हो या तो आप गेस कर रहे हो। मुझे ये बताओ, ये समझ में आया? और हम, या फिर हम थोड़ा सा और पीछे से चीजों को एक्सप्लेन करें? आ गया सर। सबको आ गया? ठीक है, फिर से बिल्कुल एक बार और लेमैन लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेमैन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, है ना, आपके पास क्वेश्चन आया, तो या तो आप उसका आंसर देने के लिए आप आंसर को गेस करोगे, या तो आप आंसर को जानते होगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले ये डिसीजन होगा कि इधर यू विल गेस द आंसर और यू विल नो द आंसर। ठीक है, तो पहले गेस करने की प्रोबेबिलिटी और आपको आंसर पता है इसकी प्रोबेबिलिटी। गेस करने के बाद आपका आंसर करेक्ट हो जाए, ये सेकंड स्टेज है। ठीक है, और आपको जब आंसर जानते हो उसके बाद करेक्ट हो जाए, ये भी सेकंड वाले केस की फर्स्ट स्टेज है, मतलब नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो यही आपको करना है बेसिकली। तो या तो दो केसेस होंगे, या तो आप आंसर गेस करोगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाए, या तो आप आंसर जानते होगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाए। सो दीज आर दी टोटल वेज। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर इन्होंने पूछा होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट, if the student either knows the answer or guesses the answer, and जो guess करने का probability है, जानने का probability है वो 3/4 है, और guess करने का probability क्या है? 1/4 है। और अगर guess करता है तो आंसर के करेक्ट होने का probability 1/4 है, और अगर जानता है तो ये दिया नहीं हुआ कि आंसर के करेक्ट होने का probability क्या है। अगर आपको अपना दिमाग लगाना है, अगर वो आंसर जानता है तो क्वेश्चन के करेक्ट होने का, आंसर के करेक्ट होने का probability 1 है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये इसमें से आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, कि स्टूडेंट को पहले से आंसर पता है। तो देखो ये हो गया बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या हो गया कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द आंसर इज करेक्ट। एंड फेवरेबल जो आपसे पूछा जा रहा है कि फेवरेबल इवेंट्स क्या है, कि आंसर करेक्ट है जब वो आंसर जानता है। ठीक है, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है कि आंसर करेक्ट है चाहे वो जानता हो चाहे वो गेस कर रहा हो। मोटा मोटा समझ में आया? स्टिल वी आर वर्किंग ऑन द सेम फॉर्मूला दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो यहां पे फेवरेबल क्या है कि वो जानता है और आंसर करेक्ट है, और टोटल क्या है कि आंसर करेक्ट है चाहे वो जानता हो चाहे वो गेस कर रहा हो। टोटल नंबर ऑफ वेज, आंसर करेक्ट कितने तरीकों से हो सकता है आंसर करेक्ट। ठीक है, तो बस अब आंसर निकालना है, तो आंसर बहुत ही सिंपल हो गया, बिकॉज सारा डेटा का वैल्यू हमें यहाँ पे पता ही है। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा, इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ k बाय c इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर इज 3/4। आंसर उसको पता है और आंसर करेक्ट हो जाए जब वो जानता है आंसर, तो 1 हो जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, एंड वो आंसर करेक्ट हो जाए जब वो जानता है आंसर। ठीक है, व्हेन ही नोज will be 1, and probability that he guesses the answer, ये guesses the answer is 1/4, और उसमें उसका आंसर सही हो जाए is again 1/4, है ना, कि करेक्ट हो जाए when he guesses। तो उसका आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 3 + 1/4। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 3 जा 12/4। ठीक है, और नहीं 4 3 जा 12 + 1 13। ठीक है, ये हो जाएगा
4 3 12 प्लस 1 13/4 विच इज इक्वल टू 4 3 12/13। ये आपका आंसर है। तो उसके करेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया इस पूरे क्वेश्चन में, अच्छे से देख लो क्या समझ में नहीं आया, ये बताओ। कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। आ गया सर। आ गया, ठीक है। और सतपाल, अभिषेक, निखिल, तुम लोगों को समझ आया? यस सर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। फिर से देखो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे हम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में आपको फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स करना है, बस आपको एक बार सिचुएशन समझ में आ जाए। तो क्या हुआ, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग, ठीक है, डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। तो अगर आप अपना टेस्ट लेबोरेटरी में कराते हैं तो आपका जो टेस्ट रिपोर्ट होता है वो 99% करेक्ट होगा। 99% करेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को वो डिजीज है तो वो सच में डिजीज निकले तो ही तो करेक्ट हुई रिपोर्ट। अगर किसी को वो डिजीज नहीं है जिसके बारे में टेस्ट हुआ है तो वो निकलेगा रिपोर्ट में कि वो नहीं है। उस हालत में भी आपकी रिपोर्ट करेक्ट होगी कि नहीं है तो नहीं निकलेगा और है तो है निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि जो लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट है वो 99% इफेक्टिव है, सही है, बिल्कुल ठीक है। जो चीज मतलब ट्रू में है वैसा ही आपकी जो रिपोर्ट में आ रहा है। गलत कब होगी, जब आपको डिजीज नहीं होगी और रिपोर्ट में निकल आए कि आपको डिजीज है, या फिर अगर आपको डिजीज नहीं है और आपकी रिपोर्ट में निकल आए कि आपको है, ठीक है, जो दो उल्टा हो जाए मतलब, ठीक है। व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, however the test also yields a false positive result for 0.5%। तो false positive result निकलता है। 0.5% is the percentage that the test results is false positive, ठीक है, कि मतलब आपको डिजीज है नहीं लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है, ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन है, उसको कोई डिजीज नहीं है लेकिन उसको ये निकल के आ गया कि भाई उसको वो प्रॉब्लम है, ऐसा 0.5% होगा सर, ठीक है, ठीक है ना। द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड विद द प्रोबेबिलिटी देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.005। वो परसेंटेज दे रखा है तो हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द टेस्ट विल इम्प्लाई दैट ही हैज द डिजीज, ठीक है, ओके। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, सिर्फ इतनी ही परसेंट पॉपुलेशन को एक्चुअल में वो डिजीज है, ठीक है, डिजीज है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट्स इज पॉजिटिव। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी पर्सन को वो डिजीज है जब ये दिया हो कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। अब मेरे को बात यहां से समझनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहीं से समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो आप एक्स लोगे, जो चीज गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, दैट द पर्सन हैज द डिजीज, ठीक है। तो इवन मान लेते हैं पर्सन हैज द डिजीज, और सेकंड E2 क्या हो गया भाई, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। एक अगर ऑप्शन है कि पर्सन को डिजीज है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो दूसरा क्या हो सकता है कि पर्सन हेल्दी है, पर्सन को डिजीज है ही नहीं, पर्सन इज हेल्दी और पर्सन डू नॉट हैज द डिजीज, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको निकालना क्या, जरा देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन इट इज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव, व्हेन EX हैज ऑलरेडी हैपेंड, उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। तो आपको निकालना है कि वो एक्चुअल में उस डिजीज से सफर कर रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है।
तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो बेटा मेरा हमेशा रहता है कि जहां पर आपने ये एक्सप्रेशन बना लिया उसके बाद बेस थ्योरम का कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखना है, बिल्कुल कॉपी कर देना, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई इवन करना है। और अगर आपने कहीं गलती की होगी, मतलब इनको सपोज करने में, क्वेश्चन को समझने में, तो आपसे ये फॉर्म बनेगी ही नहीं फिर, मतलब कहीं ना कुछ आप अपने आप गड़बड़ को डिटेक्ट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई इवन और प्लस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2। ठीक है, ओके। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई इवन क्या था, पर्सन हैज द डिजीज एंड टेस्ट रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव, या फिर क्या होगा, पर्सन की डिजीज नहीं है और उसकी टेस्ट रिजल्ट जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये टोटल इवेंट्स हो सकते हैं कि भाई पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आई है तो दो केसेस में से दो केसेस हो सकते हैं, या तो पर्सन को सच में डिजीज है और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है, या तो पर्सन को डिजीज बिल्कुल नहीं है, ही इज कंप्लीटली हेल्दी है एंड फिर भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसमें से आपको ये निकालना है कि दैट द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन देखो क्या है, पहले हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, पर्सन हैज द डिजीज। तो किसी पर्सन के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ कहां पे दे रखी है। यहां पर आप मुझे बताओ पूरे क्वेश्चन में जिस कोई डिजीज होगा तो वो डिजीज अगर किसी पर्सन को है, इसकी प्रोबेबिलिटी कहां मेंशन है पूरे क्वेश्चन में, मुझे कोई बता पाएगा? कोई रैंडम पर्सन आपने पिक किया पूरी पॉपुलेशन में और उसको वो डिजीज निकल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? इसकी 0.1% दे रखी है ना। हाँ बिल्कुल सही, ये दे रखी है ना, ये दे रखी है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। ठीक है, इतनी परसेंट पॉपुलेशन को डिजीज सच में है, तो 0.1% को 0.1% मत लिखना, 0.1 अपॉन 100%, का साइन लगाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, या फिर आप 1 अपॉन 1000 लिख सकते हो। याद रखना परसेंटेज इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 लग जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्सन डू नॉट हैज द डिजीज। ठीक है, उसको डिजीज बिल्कुल है ही नहीं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको है ही नहीं बिल्कुल, तो है ही नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 999 अपॉन 1000। 1 माइनस की डिजीज है, 1 माइनस डिजीज है, तो निकल आएगा कि डिजीज नहीं है, या तो डिजीज होगी पर्सन को या तो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर होने के चांसेस 1/1000 है तो नहीं होने के चांसेस 999/1000 होंगे, 1 माइनस 1/1000। ठीक है, आई होप इसमें कहीं कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई। तो अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या करना है। आगे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई इवन। इसका पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक्स बाई इवन, इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जब पर्सन एक्चुअल में डिजीज से सफर कर रहा है। इवन क्या है कि वो डिजीज से सफर कर रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इवन हैज ऑलरेडी हैपेंड। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इवन हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ that the person is suffering the disease when probability that the test reports are positive when the person is actually suffering the disease is what? क्या होगी प्रोबेबिलिटी, किसी को पता है? यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि अगर उसको वो डिजीज से सफर कर रहा है तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 99%, मींस 99/100, क्योंकि आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो 99% इफेक्टिव हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय E2, मतलब कि पर्सन को डिजीज नहीं है लेकिन पर्सन डू नॉट हैज द डिजीज। ठीक है, वो बिल्कुल हेल्दी है, मतलब डिजीज नहीं मतलब हेल्दी है, और फिर भी आपके जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये कहां पे दे रखा है ना। However, the test also yields the false positive result. ठीक है, false positive result for 0.5% of the healthy person tested. ठीक है, तो ये दे रखा है 0.5 का मतलब हो गया 0.5% को हम लोग 0.5/100 या फिर 5/1000 लिखेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई, इनको सिर्फ फॉर्मूले में प्लेस करना है। और फिर अगर आप बोलोगे कि सर इन जनरल इस मतलब क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो हम उसको विदाउट अप्लाइंग बेस थ्योरम, मतलब बेस थ्योरम ही अप्लाई होगा, लेकिन विदाउट सेइंग दैट आई एम अप्लाइंग बेस थ्योरम आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गया 1/1000, सीधे वैल्यू प्लेस कर रहा हूं बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई इवन क्या हो गया, एक्स बाई इवन इज व्हाट, एक्स बाई इवन इज 99/100, 99/100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया 999,
नहीं सेम चीज पहले कॉपी कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 99 by 100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 इज 999 by 1000 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ X by E2 इज 5 by 1000। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो 1000 100 1000 100 1000 है यहाँ पर, ओके, दोनों 1000 है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 100 1000 100 और 1000 और 100 कट जाएगा, एक आपका 10 बचेगा। यहाँ पर ऊपर आ गया 99, नीचे आ गया 99 और प्लस 999। तो 99 को 9 से काट देते हैं, ये 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा और ये भी 111 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर बचेगा यहाँ पर वो बचेगा 11 अपॉन 11 प्लस 11 इंटू 5 इज 555 बाय 10, 555 बाय 10। तो बाय 10 को भी काट देते हैं, 5 2 10 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 111 बाय 2। ठीक है, 111 बाय 2, ऐसा हुआ सारा कैलकुलेशन। तो इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 11 अपॉन 22 प्लस 111 अपॉन 2 घूम के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 22, तो 133। आप आंसर कोई चेक कर सकता है इसका? किसी के पास एनसीईआरटी बुक है? यस, देखो है किसी के पास तो चेक कर लो। सही है सर, सही है। ठीक है, अब मुझे बताओ कहाँ कौन सी, मतलब कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में समझने में? सर आगे सर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या मुश्किल है, जैसे अगर किसी को मुश्किल लग रहा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या मुश्किल है। बेसिकली यहाँ पे मुश्किल ये है कि जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो सिनेरियो समझाया गया है कि भाई ऐसा है कि इतने % ऑफ लोगों को एक डिजीज है, वो लैब में जाता है तो लैब इतने % इफेक्टिव है, इतने % गलत रिजल्ट देती है, हेल्दी पर्सन का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए उसका परसेंटेज चांसेस इतना है। तो हमें बताओ कि अगर एक पर्सन जाता है लैब के अंदर और वो अपना टेस्ट कराता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो बताओ उस पर्सन को एक्चुअल में डिजीज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, 22/133। ठीक है, 22/133, यही आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है यार, ये तो बहुत ही कम आंसर आ रहा है, मतलब 22/133 आंसर आ रहा है। कमाल बात है, मतलब कि अगर टेस्ट रिपोर्ट वो कराएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 22 होगी कि ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज व्हेन द टेस्ट रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। ओके, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कमाल बात है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल सब सही आ रहा है, सब कुछ बढ़िया, तो अच्छी बात है। ये हम बस ऑकवर्ड लग रहा है लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, मेरे को ये ऑकवर्ड लग रहा है कि भाई जैसे मैंने लैब में टेस्ट कराया और मेरा किसी डिजीज का जिसका मैंने टेस्ट कराया वो पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, तो सिर्फ 22/133 प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक्चुअल में वो प्रॉब्लम हो, अदरवाइज वो टेस्ट रिजल्ट जो है बेकार है। ये अजीब लगा मुझे। आंसर मैच किया ना अनुराग? यस सर, मैच। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, तो आप मान लेते हैं कि हम इवेंट मान लेते हैं कि एक जो है वो 2 हेडेड कॉइन है, हेडेड कॉइन। ठीक है, 2 हेडेड कॉइन का मतलब ये मान लीजिए कि इधर भी हेड है तो इधर भी हेड है, दोनों तरफ हेड ही हेड है। ठीक है, दोनों तरफ हेड है। वन इज 2 हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन द बोथ साइड। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन, दूसरे में थोड़ा सा बायस्डनेस है, मतलब कि कुछ फेवरिज्म है, मतलब किधर कम किधर ज्यादा। अनट्रू कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%, तो यहाँ पर हेड का जो परसेंटेज है वो 75% है। ठीक है, ऐसे 50-50% होना चाहिए, हेड का 50% होना चाहिए और टेल का 50% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बायसनेस है तो हेड का 75% है और टेल का कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है फिर 25% हो जाएगा। एंड द थर्ड इज अ अनबायस्ड कॉइन, और थर्ड वाला कॉइन बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, मतलब हेड ठीक है ना, अनबायस्ड। ठीक है, अनबायस्ड कॉइन का मतलब होता है बिल्कुल ट्रू कॉइन। ठीक है, हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। तो क्या हुआ, थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड कॉइन। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड इज टॉस एंड इट शोज हेड। तो शोज हेड का मतलब आप यहां पे लिखोगे द कॉइन
shows head, ठीक है, द कॉइन शोज हेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन? तो आपको निकालना है इट इज अ टू हेडेड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी शोज हेड. मुझे बताओ इतना समझने में क्या प्रॉब्लम आई, जो मैंने सिर्फ इतनी बात लिखी. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक टू हेडेड कॉइन है, एक ऐसा कॉइन है जो बायस्ड कॉइन है. बायस्ड का मतलब कि जिसमें कुछ घपला हो, कि जो जिसमें कुछ गलत सलत हो, हेड भारी कर दिया हो, टेल हल्का कर दिया हो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई हो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी घट गई हो. तो E2 कॉइन ऐसा ही कॉइन है जिसमें हेड आने के चांसेस जो है वो 75% है और टेल आने के जाहिर सी बात है कि 25% ही होंगे, जो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने गेस कर लिया. और थर्ड वाला कॉइन बिल्कुल ट्रू कॉइन है जिसको हम अनबायस्ड कॉइन कह रहे हैं. हमने एक कॉइन उछाला, कोई भी इनमें से कोई भी एक कॉइन लिया, हमें नहीं पता कि हमने कौन सा कॉइन लिया, और हमने एक कॉइन उछाला और उसको टॉस किया तो उसमें से क्या आया? हेड आ गया. अब हमें बताना है कि वो टू हेडेड कॉइन था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन था. ठीक है, तो यार देखो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की तरह सोचो भाई, या तो वो टू हेडेड कॉइन होगा या तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब टू हेडेड कॉइन आपने चूज कर लिया और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, और उसमें हेड आ गया. ठीक है, आपने चूज किया और उसको टॉस किया तो हेड आया. तो जब टू हेडेड कॉइन था तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1. हेड ही आएगा ना, चाहे जिधर से कैसे भी टॉस कर लो. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चूज किया है ना, एक ऐसा कॉइन चूज किया जिसमें हेड के 75%, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, कितना हो जाएगा? 75/100, मतलब कि हो जाएगा 3/4. ठीक है, 3/4 पार्ट हो जाएगा. और प्रोबेबिलिटी दैट आपने अनबायस्ड कॉइन चूज किया, आपने E3 वाला कॉइन चूज किया अनबायस्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/2. ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है बच्चों. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय एक्स, इसी को हम बोलते हैं. ये टोटल है. और उसमें से फेवर क्या होगा? फेवर आपको टू हेडेड कॉइन चाहिए, तो आपने टू हेडेड कॉइन टॉस किया और जो आपका हेड आया वो 1 ही आया. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा. इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय इवन, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन, ये फेवरेबल इवेंट था यहीं सामने देख के बचाया, जो ऊपर वाला वो यहीं पे सीधे कॉपी करना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी को इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय इवन, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E2, ठीक है, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E3. ठीक है, ऐसा कर दिया. और आप ये आपने यही है जो ये 1 है और E है ना, ये सब यही चीजें दी हुई हैं जो आपको दिया हुआ है कि कितना कितना परसेंटेज चांसेस है किसके इसके आने का. ठीक है, अब देखो E1 का चांस क्या है कि आपने E1 मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आपके पास 3 कॉइन थे, तीनों देखने में एक जैसे थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 कॉइन थे, 3 में से कोई आपने एक कॉइन चूज किया, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3. ठीक है, ओके, तो E1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3. और अगर E1 आया है, मतलब अगर आपने टू हेडेड कॉइन चूज किया तो उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1. ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1 की वैल्यू क्या हो गई? 1. ठीक है, कि अगर टू हेडेड कॉइन चूज किया है आपने तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. और अगर आपने E2 मतलब कि एक बायस्ड कॉइन चूज किया तो उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4. और अगर आपने अनबायस्ड कॉइन चूज किया है तो उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2. तो आप वैल्यू रख दोगे यहाँ पे 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 और प्लस 1/3 इंटू 1/2. तो आप देखो तो 3 है ना, 3 3 3 3 सब कैंसिल हो गया और ऊपर बचा यहाँ पे 1, नीचे बचा आपके पास 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4, 3/4 प्लस 1/2. ठीक है, प्लस 1/2. तो भाई एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर. एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2. ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर चेक करके बताओ कितना आ रहा है? 4/4 5 6 7 8 9. 4/9 सर. डन है, कोई दिक्कत? नो सर. और बच्चों लोग बताओ कि किसको नहीं समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आ गया? वसुधा तुम्हें समझ में आ गया? वसुधा आवाज आ रही? यस सर, आ गया. और श्रेया तुम्हें भी समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, ओके. तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर से. बेटा यही है, सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे, सब यही क्वेश्चंस निकलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस, कुछ भी अलग ही नहीं निकलेगा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 एंड विल क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 8 गायब हो गया ना हमारा. 8 कहां गया? 8 ये रहा. 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया. डन.
ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर गौर फरमाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एन इंश्योरेंस company insured 200 scooter driver, 400 car drivers and 600 truck drivers. The probability of an accident are स्कूटर के लड़ने की probability 0.01 है, कार के लड़ने की probability 0.03 है जो कि बहुत ज्यादा हो गई स्कूटर के कंपैरिजन में, एंड ट्रक के लड़ने की probability तो बहुत ही ज्यादा है 0.15 हो गई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, और कि ये जो सारे लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा था इसमें से किसी पर्सन का जाके एक्सीडेंट हो जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? तो वो एक स्कूटर ड्राइवर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में बताऊं। अगर आपको कंपटीशन में ये सवाल करना हो तो जाहिर सी बात है कि आप कैसे करोगे, हम बेस थ्योरम नहीं सोचेंगे, हम बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूं मैं वैसे ही करता हूं। मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे को सिर्फ एक फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो मैं टोटल इवेंट्स कैसे निकालूंगा? देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर और उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, तो या तो यार वो स्कूटर ड्राइवर होगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो वो कार ड्राइवर होगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और या तो वो ट्रक ड्राइवर होगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बताओ ये सही है या नहीं? यही होगा ना टोटल इवेंट्स? Yes, sir. ठीक है, अब उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? वो स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हमारा फेवरेबल है। तो कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं यार हम लोग? सिर्फ ऐसे ही तो है कि मिस्टर बे ने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया, है ना? तो भाई ये हुआ कि हम एक ही फॉर्मूला होता है। मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी में बोलता हूं, मैं नहीं जानता किसी बेस थ्योरम को और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और फलाना ढमा, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला जानता हूं, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्म। ये आप लोग कभी सीबीएसई में मत कीजिएगा, कहिएगा या लिखिएगा कहीं, ठीक है? सीबीएसई में बिल्कुल सीबीएसई की, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। फिर हम जैसा एफिशिएंटली सोच सकते हैं कर सकते हैं, मैं फट से वैसे ही एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैंने सीधे सीधे हमें कंपटीशन में ऐसे करना है कि s इंटू ए अपॉन, है ना, बिकॉज कंपटीशन का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट थोड़ी ना है प्रोबेबिलिटी का यही थ्योरी उसमें भी है। आप कहोगे कि सर जेई की प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, तो मैं यही कहूंगा कि वहां पर भी पूरी प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। सिर्फ क्या क्या फर्क हो जाता है? क्वेश्चन में सिचुएशन देने की कॉम्प्लेक्सिटी। हो सकता है कि उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेके कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर, बट प्रोबेबिलिटी रिमेन्स इजी इफ यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? एक बार आपको समझ में आ जाए कि फेवरेबल इवेंट्स और टोटल इवेंट्स क्या हैं, तो आप फट से मैच लगा दोगे, ठीक है? अब इसमें देखो, इसी चीज को मैं लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज जो मतलब लेमैन नहीं, जो अपना सीबीएसई का लैंग्वेज है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, देखो, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया बेस थ्योरम कैसे करना है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे। स्कूटर ड्राइवर थे, तो मान लेते हैं कि इवन जो है वो आपका स्कूटर है, ठीक है, द पर्सन इज ड्राइविंग अ स्कूटर, ठीक है? तो ये पूरी लैंग्वेज लिखिएगा, मैंने सिर्फ स्कूटर लिखा हुआ है, ठीक है? E2 का मतलब क्या है कि वो कार ड्राइवर है, ठीक है, और E3 का मतलब क्या है, वो ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहां पर क्या मानना है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है? आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट द पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर व्हेन व्हाट हैज हैपेंड, व्हेन एक्सीडेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। जब एक्सीडेंट हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है। तो मैंने बताया था कैसे आपको फॉर्मूला निकालना है। इवन को बिल्कुल कॉपी कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो न्यूमरेटर में होगा, डॉट इसका रेसिप्रोकल कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई इवन, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसी का टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय E2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय E3। डन। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। स्कूटर ड्राइवर है वो, इवन। अब 2000 स्कूटरें थी ना, तो स्कूटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2000 थी, तो 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो 6 4 10 2 12, तो 2000 बाय 12000 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, ठीक है बेटा? आप देखो,
कार जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने टोटल 12,000 गाड़ियों का इंश्योरेंस किया ना, जिसमें से 2,000 स्कूटर है ना, 4,000 कार और 6,000 ट्रक ड्राइवर थे। तो उस इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट होता है, उस कंपनी के बंदे का एक्सीडेंट होता है जहां से इंश्योरेंस कराया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर वो स्कूटर चला रहा है तो है वो 2,000 अपॉन 12,000, ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल इनटू अगर वो स्कूटर ड्राइवर है, अगर वो स्कूटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इवन हैज ऑलरेडी हैपेंड, अगर वो स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कहां लिखा हुआ है, ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट are 0.01, 0.03, 0.15 respectively of the insured person met with an accident, ठीक है, respectively, ठीक है, इनका respectively मतलब पहला वाला किसका है, स्कूटर का है, तो 0.01 तो 1/100 लिख देंगे, ठीक। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर ड्राइवर मेट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट व्हेन इट इज गिवन दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, व्हेन इट इज गिवन दैट ही इज इवन, ठीक है, प्लस अपॉन बस अपॉन क्या हो जाएगा, सेम चीज को कॉपी कर देंगे, 2,000 अपॉन 12,000 इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन 1/100 प्लस वो E2 है, E2 मतलब कि कार ड्राइवर है, तो कार ड्राइवर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4,000 अपॉन 12,000, 4,000 अपॉन 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उस कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो 3/100, ठीक है, प्लस अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का मतलब ट्रक ड्राइवर है तो 6,000 अपॉन 12,000, ठीक है, और उस ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है 15/100, बस ये आंसर आ गया। चलो अब आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट और पीछे से मैच कर लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, 12,000 12,000 12,000 12,000 सबसे कैंसिल हो गया और 100 डिनोमिनेटर से आपने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से तो भाई ये 100 इसका 100 इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो नहीं, इनफैक्ट 3 जीरो सब में से कैंसिल हो सकते, तो इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो इसके भी 3 जीरो और इसके भी 3 जीरो सब में से कैंसिल हो गया। आपके पास बचा न्यूमरेटर में 2, यहाँ पे बचा 2 प्लस यहाँ पे बचा 4 3 जा 12 और प्लस यहाँ पे बचा 15 इंटू 6 90, ठीक है, सो 2 अपॉन 90 100 104 104, सो 104 बचा, तो 104 बचा तो 1 अपॉन 2 5 से 10 2 2 जा 4। बेटा आंसर बताओ अनुराग, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1/52। ओके बेटा, थैंक यू। बताओ क्या समझ नहीं आया बच्चों? आ गया सर, ठीक है, क्लियर है सर। ओके डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, a factory has two machine A and B. Past record shows that machine A produces 60% of the item of output and machine B produces 40% of the item. तो भाई A और B दो मशीनें हैं, A मान लेते हैं इवन है, इवन को A मान लेते हैं, A produces 60% आइटम, ठीक है, इवन भी जो इवेंट है 60% है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है E2 क्या हो जाएगा, है ना, E2 क्या हो जाएगा 40% ऑफ दी, है ना, produces 40%. Let B be the E2 be the event where B machine produces 40% of the item. Further, 2% of item produced by machine A are defective and 1% produced by machine B were defective. So probability that item is defective. Item is defective. Probability of X when even has already happened. Probability of X का मतलब क्या हो जाएगा? Further 2% of the item produced by machine A, है ना, कि A मशीन बनाती है तो उसके 2% आइटम मतलब 2/100 आइटम जो है वो डिफेक्टिव है, और प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम्स आर डिफेक्टिव इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है, मशीन बी आर 1% ओनली, ठीक है, आर 1% ओनली। तो जो ज्यादा आइटम बनाता है मशीन उसमें डिफेक्टिव आइटम निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जो कम बनाती है उसके कम, ठीक है। देन वन ऑफ द मशीन वे डिफेक्टिव, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, सारे आइटम्स को एक स्टॉक पाइल में मिला दिया गया और इसमें से एक आइटम चूज किया गया है। देन वन आइटम इज चूजन और वो डिफेक्टिव निकल आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज फ्रॉम मशीन बी। अब अगर लेमन लैंग्वेज में सोचें तो हमें पता है कि एक आइटम सेलेक्ट किया गया और वो डिफेक्टिव निकला और हमें बताना है कि वो मशीन बी का है, तो भाई क्या क्या हो सकता है,
या तो मशीन बी का होगा और डिफेक्टिव होगा, या फिर मशीन ए का होगा और डिफेक्टिव होगा, यही तो हो सकता है। और उसमें से आपको बताना है कि वो बी मशीन का है और डिफेक्टिव है। ये लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से हो गया, ठीक है। सीधे सीधे आप मतलब ये अपना हमारा मतलब बिल्कुल फॉर्मूला हो गया। और जो सीबीएसई बोलता है वो क्या बोलता है भाई, सीबीएसई बोलता है किस तरीके से करना है आपको, कि आपको बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मशीन बी से बना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन इट इज गिवन दैट द आइटम इज डिफेक्टिव। तो हम लोग E2 को वैसे ही कॉपी कर देंगे, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E2, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है जो रेड में लिखी हुई है, ठीक है। ओके, तो E2 क्या है, बी में बना है, बी में आइटम बना है, तो बी में आइटम बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%, 40 बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, और उसमें से डिफेक्टिव निकल आया इज 1 बाय 100, ठीक है। कि अगर आपका आइटम मशीन बी में आ रहा है, मतलब E2 में बना हुआ है मशीन, E2 का मतलब है कि बी ने प्रोड्यूस किया है आइटम, 40% चांसेस है उसके, और वो आंसर, वो आइटम डिफेक्टिव है इज 1 बाय 100, ठीक है। अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 100 और प्लस E2, ठीक है। अरे E2 ही था, और अब हमें E1 लिखना है, तो E1 कितना हो जाएगा 60%, 60 अपॉन 100 इंटू 2 बाय 100, ठीक है। ये ए प्रोड्यूसर से है, मशीन ए में बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 60 और वो डिफेक्टिव हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/100। बस आंसर निकालना है। आंसर क्या हो जाएगा, 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 4 प्लस 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, 1 जा 4 4 3 जा 12, सो 1 और 3। आंसर चेक करो बच्चा, 7 आया, सही है सर, ठीक है, बिल्कुल सही। 1/4 आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का है, 7 नहीं, तो 1/4 आंसर है, ठीक है। ओके परफेक्ट, 1/4 ही आया ना, ठीक है, 16 1/4 आ गया, ओके। तो ये आपका 8 हो गया, ओके। अब बस यही क्वेश्चन थे, कुछ और भी था, 13 14 15 6 7 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। Suppose a girl throws a die. Suppose a girl throw a die. If she gets a 5 or a 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1 2 3 or 4, ठीक है, then she tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. And if she obtains exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die? तो यहां पर क्या करना है कि वो एक डाई को थ्रो करती है, ठीक है, उसको डाई को थ्रो किया, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इधर इट विल बी हेड और इट विल बी टेल। इफ शी गेट्स 5 और 6, डाई फेंका यार, कॉइन फेंक रहे हैं हाँ, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6, तो 5 और 6 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, तो 5 आएगा तब भी 3 टाइम्स और 6 आएगा तब भी 3 टाइम्स, कॉइन को टॉस करेगा। एंड नोट दैट द नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स को नोट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स को नोट करना है 3 टाइम्स के टॉस में। और अगर 1 2 3 या 4 आया तो उसमें सिर्फ एक बार उछालना है, यहाँ पर एक बार कॉइन को टॉस करना है, एंड नोट्स वेदर ट्रू हेड इज, मतलब लाइक हेड इज देयर और टेल इज देयर, ठीक है। एंड वंस एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। इफ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली वन हेड, अगर उसको एग्जैक्टली वन हेड मिला है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 4 फेंका हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली वन हेड,
हेड 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 आ जाएगा, या फिर हेड हेड टेल हो जाएगा, या फिर हेड टेल हेड हो जाएगा, ठीक है, या फिर टेल हेड हेड हो जाएगा, या फिर हेड टेल टेल हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, और टेल टेल हेड हो जाएगा, और टेल 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 हो जाएगा। ये हो गया 5 और 6 में। इस तरह से एग्जैक्टली वन हेड कहां कहां पर आ रहा है, एग्जैक्टली वन हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ओके। If she obtains exactly one head, then what is the probability that she threw 1 2 3 4? अच्छा, अब अगर exactly one head आया, देखो exactly one head, तो या तो 1 2 3 4 आया होगा और exactly one head आया होगा, या फिर 5 या 6 आया होगा और exactly one head आया होगा। तो what she obtained exactly one head is the probability that she threw 1 2 3 4, और आपको निकालना है कि 1 2 3 4 आया और उसने हेड फेंका, ये फेवरेबल इवेंट है। तो 1 2 3 4 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 4/6 बच्चों, अगर आपको पता हो 1 2 3 4 में कुछ भी नंबर आ जाए, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 अपॉन 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 4/6, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, आपका आंसर आ गया, चेक करियो, ये हो जाएगा 4/4 + 2, ठीक है, 4 2 8 अपॉन 6, 4/6, 4/6, 2 2 2 3 आंसर कितना है बच्चों, बताओ, अनुराग बताओ इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 10 10 का आ रहा है सर 8/11 है। अच्छा, ओ हाँ, ये गलती कर दी मैंने, ये गलती कर दी कि भाई यहां पर जो हेड आने के चांसेस हैं 1 2 3 4 और 1 2 3, अरे ये सब गलती कर दी ना। हेड आने के चांसेस 1 2 3 4 में चांसेस कितने हेड आने के 1/2 हैं, क्योंकि यहां पर आपने सिंगल बार टॉस किया। 1 2 3 4 में 1/2 1/2, लेकिन जब आप 2/6 करोगे तो सिंगल हेड आने के चांसेस कितने हैं, यहां पर सिंगल हेड आने के चांसेस कितने हैं, आप पूरा 8 टाइम्स आपके फेवरेबल इवेंट्स हैं, उसमें से 3/8 है, ठीक है, ये गलती कर दी। ओके, तो ये आप आंसर सही आ जाना चाहिए। 6 6 6 कट गया, 2 कट गया, और 2 4 8 हो गया, ठीक है, मतलब 6 2 12, 6 2 12 कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे कैंसिल करके दिखा भी देते हैं ताकि आपको ये पता रहे, 6 6 और 6 कैंसिल हो गया, और 2 2 और ये 2 4 8 हो गया, ठीक है, और 2 2 जा 4 हो गया, 3/2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ओके, तो आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास 4/4 + 3/2, सो ये हो जाएगा 4/4 2 8 9 10 11/2, मतलब ऊपर चला गया 2। तो आंसर कितना है, तो बेटा यही आता ना 8/11। यस सर, ये आपको समझ आया मैंने 3/8 कहां से लिखा, ये आ गया सर, ठीक, एग्जैक्टली वन हेड सिर्फ 3 सैंपल स्पेस में आ रहा है, और टोटल सैंपल स्पेस कितने 8 है, अगर आपका 5 और 6 आया है तो। देखिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से और मुझे बताइए क्या नहीं समझ आया। आगे सर, ठीक है, परफेक्ट। ये क्वेश्चन 11 है और क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या जरा देखते हैं।
A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective item. A के पास 1% defective item produce होते हैं, whereas the other two operator B and C produces 5% and 7% defective items. ठीक है, बहुत ज्यादा defective items ये लोग तो बनाते हैं items. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it is produced by A? तो भाई अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की उसमें बात सोचो तो या तो ए ने बनाया है डिफेक्टिव आइटम, या तो बी ने बनाया है डिफेक्टिव आइटम, या तो सी ने बनाया है डिफेक्टिव आइटम. इतना ही हो सकता है. और ए ने बनाया डिफेक्टिव आइटम, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. सीधे वैल्यू प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब वैल्यू कैसे प्लेस कर देंगे, मैं बोलता रहता हूं कि ए ने बनाया है डिफेक्टिव आइटम, तो ए कितना परसेंट यील्ड कर रहा है. 3 मशीन, द फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूसेस ए डिफेक्टिव आइटम 1%, बी एंड सी प्रोड्यूसेस. ए हैज द जॉब, A is on the job for 50% of the time, B is on the 50%. तो A के को डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 50/100, क्योंकि 50% बार वही रहता है मशीन पे. और A अगर आता है तो उसने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया है, वो है 1%, तो ये 1/100 हो जाएगा. अपॉन A का लिख देंगे 50/100 इंटू 1/100 प्लस B डैश मतलब क्या हो जाएगा? B and C group of 5 respectively. If the first operator produces 50% of the, where B and C are the two operator, B and C produces 5% defective item, A is on the job. तो अगर B ने बनाया है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक मिनट रुक जाओ. 50% ऑफ द टाइम, तो B ने बनाया है 30% ऑफ द टाइम, और C का हो जाएगा 20% ऑफ द टाइम. तो B जो है वो 30% ऑफ द टाइम मशीन पे ही रहता है, तो 30/100. और उसने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया है, B and C प्रोड्यूसेस 5%, 5/100 हो जाएगा. और C डिफेक्टिव आइटम लेके बैठा है, तो वो हो जाएगा 20%, 20/100. और इन्होंने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया तो 7/100. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, कैंसिल हो गया सब. आपके पास आया एक 0 भी, 0 0 0 और 0 कैंसिल हो गया. आपके पास बचा 1/10, 1/10 अपॉन आपके बचा 5 प्लस आपके बचा 5 3 15. ठीक है, 5 3 15 प्लस 7 2 40, ये बचा. ओके, अगर ऐसा बना तो क्या बनेगा देखो, ये हो जाएगा आपके पास 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 ही आएगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाय, और ये न्यूमरेटर में आ रहा है, तो 5 20 30 34, ये हो जाएगा 34. आंसर बताओ बच्चा, आंसर यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? क्वेश्चन 5/32. अच्छा 34. अच्छा ओके. 34. हाँ, मुझे समझ में आ गया गलती का. ये पूरा 100 कट गया था, यहाँ पे जिंदा था 5, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10. ठीक है, ये तो गलती समझ में आ गई तुरंत. यहाँ पर भी क्या यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 10 कहां से बच गया? 5 ही बचा ना. यहाँ पर भी 5 बचा, ये वाला 5, और यहाँ पर क्या बचा? 5 3 15 और प्लस, अच्छा यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है 5 10 और 15 और 14, बिल्कुल सही है. तो 5 15 20 30 34 हो जाएगा 34. तो 5/34 0, और ये हो जाएगा 5. तो इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 1 5, 5 6 30, 5 8 40. कितना आ रहा है बच्चा? सर 5/34 आएगा, आपने 340 कैसे कर दिया? हाँ, वो कुछ गड़बड़ हो गई है. 20 34 0 हट जाएगा. 5/34. यस सर. ठीक है, डन. इसको कर लेंगे नॉर्मल मेथड से. लेट E1 बी द इवेंट दैट मशीन ए ऑपरेट्स, है ना. E2 बी द इवेंट मशीन बी, एंड E3, और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, लेकिन ऐसे शायद नंबर ना मिले. आपके बोर्ड्स वाले E1 E2 E3 लेकर काम करते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है. ठीक है, सर वो हम लोग कर लेंगे सर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. अ कार्ड फ्रॉम अ, ठीक है, एक मिनट बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. 12 क्या? अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट. एक कार्ड खो गया 52 कार्ड्स में से. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन. तो भाई 52 कार्ड्स है आपके पास टोटल. ठीक है, 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड खो गया, लॉस्ट हो गया, 1 लॉस्ट. तो जो आपके पास अब बचे वो बचे
51 कार्ड्स, ठीक है, उसमें से हमने 2 कार्ड चूज किए, 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और बोथ डायमंड्स निकले, ठीक है, बोथ डायमंड्स निकले, ठीक, बोथ डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट वाला कार्ड भी डायमंड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो भाई लॉस्ट वाला कार्ड या तो डायमंड है, ठीक है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, या फिर क्या हो सकता है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड के बाद क्या, हार्ट, लॉस्ट कार्ड इज क्लब, और लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, ठीक है, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड। और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, डायमंड, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, ठीक। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज लॉस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, ठीक है, कि वो डायमंड का कार्ड है, प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ठीक है, व्हेन इट इज गिवन दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, व्हेन इट इज गिवन दैट बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ डायमंड, बोथ ड्रॉन कार्ड इज ऑफ डायमंड, आपको ऐसा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1 अपॉन पूरे 4 के 4, पूरे 4 के 4 लिखने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो डायमंड का कार्ड खो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 बच्चों, क्योंकि हर एक कार्ड कितना होता है, 13 13 13 13, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डायमंड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52। आई होप ये सपोज मतलब ये समझ आ गया। किसी भी कार्ड के खोने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरी 52 कार्ड्स में से 1/4, क्योंकि हर एक कार्ड जो है डायमंड का मतलब होता है क्या, ईंट, है ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, चिड़ी और हुकुम और हार मतलब पान और ईंट, ठीक है, उसको अंग्रेजी में हम लोग डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड बोलते हैं। तो डायमंड का पत्ता खो गया, मतलब 13 ईच पत्ते होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो डायमंड का अगर कोई कार्ड खो गया तो 1/4, हार्ट का कार्ड खो गया 1/4, है ना, उसी तरह से क्लब स्पेड का कार्ड खो गया तो 1/4 ऑप्शन है। अब आपको दिया गया है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इट इज गिवन दैट द लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। अगर डायमंड का पत्ता खो गया तो डायमंड के बचेंगे 12 पत्ते, एक ना टूट जाओ, दोनों एक साथ निकाला या दोनों बारी बारी से निकाला। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि 2 कार्ड्स कैसे निकाले हैं, सो वील अप्लाई कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जो टोटल आपके पास पत्ते हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50। क्या करना है, आपको पता है कि एक पत्ता खो चुका है डायमंड का पत्ता खो चुका है, तो आपके पास बचा है 51C2 और उसमें से दोनों पत्ते डायमंड के हो जाए वो हो जाएगा 12C2, ठीक है। अपॉन, पहले मुझे बताओ ये समझ आया, 12C2 अपॉन 51C2, ये हमने क्या किया कि डायमंड का एक पत्ता खो चुका है, आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड ड्रॉन कार्ड्स इज ऑफ डायमंड। तो यहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ये यहां पर गिवन नहीं है कि दोनों कार्ड कैसे निकाले गए। तो व्हेन इट इज नॉट गिवन then we must apply combination. We will not suppose that they were drawn 1 by 1 with replacement or 1 by 1 without replacement, because it is not given at all. So when in the question it is not given that how 2 cards were drawn, we will always suppose that the cards were drawn simultaneously, ठीक है। तो simultaneous draw करने में हम combination लगाएंगे। एक कार्ड खो चुका है तो टोटल जो ड्रॉ होगा 2 कार्ड्स का, उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 51C2, और उसमें से दो पत्ते डायमंड के हैं, दो के ऑप्शंस कितने बचेंगे 12C2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 हो गया, प्लस 1/4 इंटू, अब देखो क्या करना है, 1/4 x अपॉन E2, पत्ता खोया है हार्ट का लेकिन निकले हैं 2 डायमंड, तो जब हार्ट का पत्ता खोया तो इसका मतलब डायमंड के पूरे पत्ते सलामत है 13C2, और पत्ता खोया है हार्ट का तो 51C2, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 13C2 अपॉन
51c2 and plus 1/4 into 13c2 upon 51c2। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करें, मेरे को बताइएगा नहीं समझ आया तो, मेरे को यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको क्या करना है, 51c2 1/4 1/4 51c2 1/4 51c2 1/4 51c2 1/4 51c2 कैंसिल हो गया। 12c2 का मतलब होता है, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 12 into 11 12 into 11 by 2, तो हो जाएगा 6 into 11 by 2। ठीक, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 into 11 हो जाएगा, प्लस 13c2 13 into 12, सो 13 into 6 हो जाएगा, 13 into 6 और प्लस, ठीक है, 13 मीन्स 13 into 6 और प्लस 13 into 6। ठीक है, ऐसा हो गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11, कुछ भी कटना नहीं है यहाँ पर, नहीं 6 कट जाएगा, तो 6 6 6 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। 11 अपॉन 11 प्लस 13 3 जा 39, सो ये हो जाएगा 11 अपॉन 40 50। भाई देखो आंसर सही आ रहा है। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। हाँ, इसे आप अपने आप बाद में कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत बहुत होगी। ठीक है, ओके सर, काफी आसान था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई डिफिकल्ट है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12, नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13। 12 ही थे भाई, 13 तो वो वाला हो गया, ऑब्जेक्टिव वाला। ओके सर, हो जाएंगे 13 14 दोनों। हाँ आसान है। ओके डन। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।